हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी गवर्नर जनरल आए दोस्तों, उन्होंने अपने अपने टाइम पे मेरे भाई भारत में क्या क्या किया और उनका क्या क्या रोल रहा भारत में, है ना। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया था और उसका क्या रोल प्ले किया था, है ना, इंडिया में। तो हम बिना किसी और सारी बातों को करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कुछ गवर्नर जनरल के बारे में, और ये भी देखेंगे पहले हम क्या बोले, गवर्नर जनरल बोले, ऐसा टर्म्स कब कब इस्तेमाल किया गया, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बहुत सारे पद थे। उनमें से आप देख पा रहे हो बंगाल के गवर्नर, जहाँ पे अपन देख पा रहे हैं 1757 से लेकर 1774, तो केवल बंगाल के गवर्नर। ओनली आपसे पूछे बंगाल के गवर्नर, तो आप बताना कि भाई ऐसा जो फेज था वो 1757 से लेकर 1774 तक चला, जिसमें आपको पता है बड़ी घटना घटी थी, प्लासी का युद्ध, है ना। तो उसके बाद अपन को यहाँ पता चलता है कि एक गवर्नर का पद भी होगा जो 1757 के युद्ध के बाद बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी ओनली क्या था, बंगाल, ठीक है ना। अभी इसके आगे तुम्हें क्या मिल रहा है, बंगाल के साथ साथ बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया ना मेरे भाई, उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब बना, तो आप बताओगे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था, जो 1773 में आया था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होगे। उसके अगर आगे बात करें दोस्तों, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के आगे हमने देखा कि भाई भारत का, अब यहाँ पे किसका होगा, भारत का। अभी इंडिया की पूरे अभी तक एक सिंगल टेरिटरी की बात हो रही थी, जिसमें अपन बंगाल की बात कर रहे थे। अभी अपन ओवरऑल भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल को मेरे भाई 1833 से लेकर 1858 तक ये चला हुआ था। जो बनाया गया था पद वो 1833 का जो दोस्तों चार्टर एक्ट था ना, उसके थ्रू भारत में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है एक बहुत बड़ी घटना घटी, है ना, 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद विद्रोह के बाद मेरे भाई खुद महारानी विक्टोरिया आई थी और एक नया पद बनाया गया था, ठीक है। तो विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके थ्रू दोस्तों गवर्नर जनरल को हटा के क्या बना दिया गया, वायसरॉय बना दिया। क्या बना दिया गया, वायसरॉय बना दिया गया। जो ब्रिटिश वायसरॉय था दोस्तों, वो सीधा डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव था किसका, मेरे भाई क्राउन का, ठीक है ना। वो क्राउन के बिहाफ पे काम करता था। वो सारी बातें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लास्ट टाइम की बात करें तो 1947 और 1950 के आसपास की बात करें तो भारत में अंतिम रूप से गवर्नर जनरल मेरे भाई कुछ समय तक रहा था। उसके बाद तो आपको पता है भारत आज़ाद हो गया और फिर तो हमारे यहाँ पे हम एक सॉवरेन कंट्री बन गए, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये कुछ बातें करनी है यहाँ पे। तो अभी अपन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या देख पा रहे हो, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जिसमें अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है यहाँ पे कि ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। इनके समय पर दोस्तों क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए, ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम। क्या दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके थ्रू दोस्तों जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडिया में, और जो ब्रिटिश की जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको कंट्रोल करना चाहती है ना। इसके लिए आपने ये पढ़ा भी होगा पॉलिटी के बिहाफ पे कि भाई रेगुलेट एक्ट क्यों आया था। तो भाई जो ब्रिटिश की कंपनी है ना, ब्रिटिश की कंपनी, उसको कंट्रोल करने के लिए आए थे। क्यों आए थे दोस्तों, कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों इंडिया में डुअल सिस्टम, बोले तो डायरकी, डुअल गवर्नमेंट का अंत हो जाता है। आपने देखा था जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, प्लासी के युद्ध में आपको पता है पावर डिवाइड हो गई थी, तो वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट दिखाई दे रही थी आपको, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी, जबकि कुछ पावर किनके हाथ में थी, जो हमारे भारत के नवाब थे उनके हाथ में। लेकिन आप देख पा रहे हो धीमे धीमे नवाब की पावर भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अब पूरी तरीके से मेरे भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर ले लेती है और बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि डुअल गवर्नमेंट कब अबॉलिश किया गया था, कहाँ पर, बंगाल में। स्टार्ट कब हुआ दोस्तों आपको पता है, तो वो 1765 में जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था ना दोस्तों, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, उसके थ्रू किया गया था, ठीक है ना। तो इन सारी बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे बात करें दोस्तों, तो उसमें दोस्तों साथ ही साथ आपको पूछेगा कि भाई कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो किन के टाइम पे बना था, तो आप बता दोगे दोस्तों किन के टाइम पे बना था। तो आप बता दोगे भाई वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बना था, ठीक है। कब बना था, 1774 में। उसके बाद दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, किन के समय पे हुई, तो आप बताओगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों किसने की, तो आप बताओगे विलियम जोन्स ने। किसने करी दोस्तों, विलियम जोन्स ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी PYQ में पूछा गया था, है ना। SSC ने पूछा हुआ था क्वेश्चन था कि भाई विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना करी, तो आप बता दोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों बात करें आगे उसके, तो प्रथम इसमें इसके समय पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है, और साथ ही साथ सालाबाई की संधि भी होती है। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध होता है, पहला वाला। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सालाबाई की संधि भी होती है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। क्या होता है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, मैसूर युद्ध भी होता है। मैसूर आपको पता है ना, हैदर अली के टाइप और होता है ये सब चीज़ें।
वह एकमात्र गवर्नर जनरल जिसके ऊपर क्या चलाया गया, महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट किन के ऊपर चलाया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हालांकि बाद में इसे बरी कर दिया गया था, वो अलग बात है। तो इम्पीचमेंट वाला टर्म से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट किन के टाइम पे चलाया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है यहाँ पे बोले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या आता है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आता है और ये भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है भारत में। इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है भारत में दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की देख पा रहे हो आप, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। टाइमिंग देख लो आप एक बार, 1786 से लेके 1793 तक मेरे भाई इंडिया में आता है और ये कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है जो ध्यान रखने अपन को। सबसे पहले दोस्तों ये कुछ लैंड रिफॉर्म्स करता है, जिसमें सबसे पहले टैक्स की बात करें तो ये परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक रिफॉर्म्स लेके आता है जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। क्या नाम है दोस्तों, स्थायी बंद, जो कब आता है 1773 में। और इसने मेरे भाई इसको कहाँ पे लागू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया में, और परमानेंट सेटलमेंट को एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों ये है क्या, ये टैक्सेस है ना, टैक्सेस लेंगे ये लोग, टैक्स लेंगे भारतीय किसानों से, ठीक है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट किन के टाइम पे आता है, आप बता दोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आता है। साथ ही साथ दोस्तों अब वो पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड कब दिया गया, तो 1793 में, ठीक है। इससे क्या हुआ, भारत में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए दोस्तों और रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी हुए हैं ना, और कुछ जुडिशरी रिफॉर्म्स भी हुए थे। पुलिस की पूछेगा भाई कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सुधार किसके थ्रू हुआ था, तो आप बता दोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है ना। सिविल सेवा में रिफॉर्म्स हुए थे दोस्तों, तो वो भी आप बता दोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनके समय पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इसका नाम है मेरे भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कौन सी संधि के तहत खत्म हुआ था, तो श्रीरंगनम की संधि के थ्रू खत्म हुआ था, जो 1792 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, 3-4 फैक्ट्स हैं इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के। कॉर्नवालिस कोड कब दिया, और साथ ही साथ ये पूछेगा परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया, है ना। और ये पूछ लेगा भाई ये पुलिसिंग सिस्टम किनके, जो दरोगा पद है दोस्तों, है ना, पुलिसिंग सिस्टम में ये सब किनके टाइम पे आता है, ये सारी बातें ये पूछता रहता है। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बस चलते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली। किसे देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली के बारे में दोस्तों एक बड़ी बात है कि भाई इसके लिए और इसकी आइडेंटिटी क्या है सही मायने में, तो आप ध्यान रखोगे सब्सिडरी अलायंस। क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का भाई जो कैरेक्टर किन को जाता है, लॉर्ड वेलेजली को जाता है। जिसके सहायक संधि आपको पता ही होगा, है ना, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, कंडीशन रखी गई थी कि कोई भी इंडियन टेरिटरी है, इंडियन भारतीय जो भी रियासत है या जो भी देशी शासक हैं, वो किसी भी अनदर कोई भी पावर है, अथॉरिटी है, देश है, उससे कोई ट्रीटी नहीं करेंगे विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश कंपनी। सो और वो अपनी कोई आर्मी नहीं रखेंगे, और जो आर्मी रखेंगे मेरे भाई, और जो ब्रिटिश लोग आर्मी रखेंगे इनके लिए वो भी किनके टैक्सेस पे दोस्तों, किनके खर्चे पे, तो जो टेरिटरी है इंडिया की, जो देसी राजा हैं उनके बिहाफ पे ही रखेंगे, वो ही खुद पैसा इसका पे करेंगे, है ना। इस तरीके से मेरे भाई इनको बहुत मिसयूज किया गया था। तो जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जो लॉर्ड वेलेजली है ना, वो क्या लेके आता है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। जिसमें आपको पता है इसमें ब्रिटिश टेरिटरी मतलब भारत में और ज़्यादा कंट्रोल में आ गई, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मेरे भाई सबसे पहले आप बात करोगे हैदराबाद, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सहायक संधि के थ्रू पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था दोस्तों, कौन से किसे मर्ज किया गया था, तो हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, जोधपुर है, जयपुर है, बूंदी है, भरतपुर है, ये तमाम राज्य थे दोस्तों जो सहायक संधि के थ्रू हड़प लिए गए थे, ठीक है। और एक बड़ी घटना होती है दोस्तों मेरे भाई यहाँ पे कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, काफ़ी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है अपन को यहाँ पे। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। किसकी होती है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, जहाँ पे आपको पता है सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होगी। क्या होगी, सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई, ऐसे पूछेगा मेरे भाई, है ना, 1799। और साथ ही साथ पूछे क्यों की गई, किस पर्पज से की गई, तो आप बताओगे ये पर्पज था दोस्तों क्या था कि सिविल सर्वेंट है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे इंडिया में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों और आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके बाद जो आने वाला है अगला गवर्नर, उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, और क्यों नहीं पढ़ना भाई, जब पूछा जाता है क्वेश्चन भर के यहाँ से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देख लो, है ना, भारत के पहले गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, अभी तक हम बात करें दोस्तों बंगाल तक की, ठीक है। वहाँ पे लिमिट थी केवल बंगाल तक की, लेकिन हम बंगाल से भी अब ब्रिटिश कंपनी ने दोस्तों अपनी पावर को और एनहेंस कर रखा है, और ज़्यादा पावर को फैला रखा है। अब वो पूरे भारत में अपना कैप्चर बनाना चाहती है, और पूरे भारत में अपना संप्रभु दिखाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई भारत के गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे, जनरल कौन थे, तो आप बताओगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने बहुत सारे काम किए दोस्तों, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम थे वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सती प्रथा का उन्मूलन, है ना, आपको ध्यान रखना, सती प्रथा यहाँ पे खत्म कर दी, और किनके सहयोग से करी थी आपको पता है, तो राजा राममोहन के सहयोग से करी थी, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, टाइमिंग देख लेनी आपको, 1829 की बात हो रही है। ठगी प्रथा दोस्तों, है ना, ठगी प्रथा का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठगी प्रथा का दमन कर दिया दोस्तों, है ना, किसकी सहायता से करा था, तो कर्नल स्लीमेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है दोस्तों इसका, कर्नल स्लीमेन। ये पूछना पड़ेगा हर हाल में, है ना, तुम्हें अपने आप से कि भाई ये ठगी प्रथा का अबॉलिश किसने किया था, तो आप बताओगे कर्नल स्लीमेन ने की मदद से मेरे भाई इसने अल्टीमेटली खत्म कर दिया। कन्या की भ्रूण हत्या खत्म कर दी दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें अपन को। और चार्टर एक्ट आपको पता है, बहुत सारे चार्टर एक्ट आए थे, जिनमें से आपको पता है पहला चार्टर आया था मेरे भाई
बोले तो 1793, फिर 1813, 1833। तो ये तीसरा वाला चार्टर एक्ट है ना 1833, इसके थ्रू मेरे भाई जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल का जो तुम्हारा पद है वो नया बना दिया है ना। वो अब तक क्या था मेरे भाई, बंगाल का गवर्नर, अभी क्या बन गया भारत का। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया मेरे भाई, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इतना अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, इसने और भी काम किए, सरकारी सेवाओं में भेदभाव समाप्त कर दिया है ना, सिविल सर्विस में और इन सब चीज़ों में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कम कर देता है, ठीक है। इनमें से देखो दोस्तों एक बड़ी बात है ना, मैकाले कमेटी, मैकाले प्रपोजल, ये कुछ लिखा हुआ है मैकाले, एक लॉर्ड मैकाले थे दोस्तों, इनका नाम था। तो मैकाले प्रपोजल आता है मेरे भाई, ये ड्राफ्ट होता है और इसमें मैकाले प्रपोजल के थ्रू मेरे भाई इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा देने की बात होती है, जो कब आता है 1835 में। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैकाले कमेटी के थ्रू ही मेरे भाई दोस्तों इसमें एक नई थ्योरी डाली थी, जिसे अपन बोलते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। बोले तो निस्पंदन बोले तो मेरे भाई छन छन की शिक्षा नीचे जाएगी, ऐसा इनका मानना था, ठीक है ना। और हम कुछ लोगों को शिक्षा देंगे, बाकी लोग अपने आप ही मतलब इनको एक कैटेगरी के थ्रू, एक चेन के थ्रू मेरे भाई हम कुछ लोगों को शिक्षा देंगे, ठीक है ना, वो बाकी लोगों को भी और लोगों को शिक्षा देंगे, वो और लोगों को शिक्षा देंगे। कुल मिला के ये सारी जो नॉलेज है ना वो छन छन की जाएगी, जिसी को अपन ने बोला हुआ है डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, कि मैकाले प्रपोजल का संबंध किससे था, तो अंग्रेजी से था। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की। इसके बाद दोस्तों सीधे अपन का पहुँचते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। और भी बातें बताऊँ आपको, अगर इसके बारे में बात करें हम विलियम बेंटिक के बारे में दोस्तों, तो इन्होंने सिविल सर्विस की बात करी थी, है ना। तो सिविल सर्विस की चर्चा की थी, हालांकि ये पास नहीं हो पाया था रेजोल्यूशन, है ना, लेकिन इन्होंने कोशिश करी थी कि भारत में सिविल सर्वेंट और ये सब चीज़ों के एग्जामिनेशन की बात, स्थापना की बात की थी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट जो भी है। तो दोस्तों इसके आगे आप देख पा रहे हो, अब अगला जो गवर्नर जनरल है दोस्तों, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा देखना पड़ेगा अपन को। तो डलहौजी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इसका टाइमिंग देख लो आप पहले, 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है ना। इसने कुछ काम भी किए होंगे, है ना। ऐसे तो कोई नहीं बैठा रहेगा फ्री में, है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तुम भी फ्री नहीं बैठे हो मेरे भाई, कुछ काम कर ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ ठीक से पढ़ोगे आप, है ना, और सारे कॉन्सेप्ट समझ भी रहे होगे। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके जो पहला मेरे भाई रिफॉर्म था जो मेरे भाई वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति, है ना, का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसने दी, तो आप बताओगे लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस नीति के तहत भारतीय शासकों को अपनी कोई भी संतान नहीं होती थी, उनके राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया जाता था। आपको पता है इसका मतलब यहाँ पे ये था दोस्तों को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा अगर उसके पास खुद ही संतान नहीं है, तो मेरे भाई वो क्या नहीं करेगा, वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो किसी को गोद नहीं ले सकता। हालांकि इसे 3 कंडीशन थी दोस्तों, किस किस कंडीशन पे मेरे भाई वो गोद नहीं ले सकता और किस पे ले सकता है। और अपन को इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई वो जनरली गोद लेने की बात बोली थी, है ना, तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके तहत दोस्तों इन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था, और ये आरोप लगा के कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, है ना, हड़प नीति का आरोप लगा के इसके सिद्धांत का। उनमें से जो प्रमुख राज्य थे दोस्तों, जैसे नंबर 1 पे आपका था सतारा। या आप पूछेगा भाई कि पहला कौन सा राज्य था जो हड़प नीति के तहत हड़पा गया था, तो सही आंसर होगा आपका सतारा। जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, झांसी है, नागपुर है, ये तमाम राज्य है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इनके समय पर और बड़ी क्या घटनाएं हुई, है ना। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध मतलब मेरे अंग्रेजों में और सिखों में लड़ाई हुई थी मेरे भाई 1848 से 1949 तक, और इन्होंने पंजाब को क्या कर लिया, विलय कर लिया। बोले तो पंजाब को हड़प लिया, छीन लिया, ठीक है, ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वुड डिस्पैच, क्या लिखा हुआ दोस्तों, वुड डिस्पैच। बोले तो एक जॉन वुड थे दोस्तों, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, ड्राफ्ट किया था, जिसका नाम पड़ा वुड डिस्पैच। और ये वुड डिस्पैच का रिलेशन दोस्तों किससे है, एजुकेशन से, एजुकेशन रिफॉर्म से, ठीक है ना। तो अपन को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि वुड डिस्पैच का रिलेशन किससे है, तो आप बताओगे एजुकेशन रिफॉर्म से, ठीक है ना। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों और क्या किया था उन्होंने, तो भारत में पहली बार रेलवे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेता भाई कब रेलवे। और अंग्रेज तो वैसे ही बोलते हैं कि भाई हमने तो भारतीय लोगों पर काफ़ी एहसान किया हुआ है, हमने भारत को रेलवे दिया, तमाम टेक्नोलॉजी दी, है ना। तो वो अपने आप को बड़ा सुपरफिशियल बोलते हैं कि भाई हमने उन पर दया करी है, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दया करी हुई है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ऐसा उनका मानना है ना। उनके यहाँ पे ऐसी सारी बातों को मतलब नैरेटिव बनाया था। हालांकि उन्होंने हमारे ऊपर इतना सारा दमन किया, ये सारी चीज़ें की, उनके यहाँ पे वो कोई बोलते नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्या लिखा हुआ है, ये पोस्ट ऑफिस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी बातें, है ना। पोस्ट ऑफिस एक्ट कौन लेके आता है, तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपन बात करें पोस्ट ऑफिस के अलावा ये PWD डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों, PWD डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये पूछ लेगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और मेरे भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ना, विडो रीमैरिज एक्ट, क्या लिखा हुआ है, ये विडो रीमैरिज एक्ट कब खत्म होता है दोस्तों, ये 1856 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये किनके समय होता है, तो आप बता दोगे डलहौजी के टाइम पर होता है। उसके बाद दोस्तों एक बढ़िया एक और आता है इस टाइप का, जो बात करता है इसकी कि भाई और क्या क्या होना चाहिए आगे, तो उसका नाम है,
तो दोस्तों उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग, है ना, इसके बारे में देख लो यार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसरॉय, ठीक है, पद का नाम बदल दिया, है ना, हरकतें वही है, काम वही है, कुछ नहीं बदला हुआ दोस्तों। बस एक बड़ी घटना घटी 1857 की, इसकी वजह से दोस्तों इन्होंने सोचा हम कुछ गुड गवर्नमेंट जैसा कोई रिफॉर्म्स करके ले आएंगे और भारतीय जनता को पागल बनाएंगे फिर से, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग को ध्यान रखना है, इसके टाइम पे क्या क्या होता है अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसरॉय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। इसके टाइम पे दोस्तों एक बड़ी घटना होती है जिसका नाम क्या है? 1857 का विद्रोह, है ना। फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो वॉर हुआ था दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं 1857 का विद्रोह। 57 की लड़ाई होती है, इंपॉर्टेंट है। और 1858 का एक एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत की, जिसके तहत कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और क्राउन का रूल चालू हो जाता है, और क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है, याद रखना पड़ेगा। और गवर्नर जनरल पद खत्म करके एक नया पद बनता है जिसका नाम क्या है? वायसरॉय। क्या नाम है दोस्तों? वायसरॉय। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। वायसरॉय इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये खत्म हो गया, ये बन गया, कंपनी का पावर खत्म और क्राउन की पावर स्टार्ट, ठीक है ना। और दोस्तों इसी टाइम पे जो बड़ी बात है ना, वो आईपीसी सेक्शन। ये क्वेश्चन आया होता है दोस्तों का, आईपीसी सेक्शन जो आईपी भारतीय दंड संहिता है ना, वो कब आया? तो 1860 में आया। कब आया दोस्तों? 1860 में आया। किन के समय आया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया। किन के समय आया दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग के, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है मेरे भाई। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1757 में। साथ ही साथ दोस्तों ये पूछ लेगा, ये और क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट एक्ट, ये पूछ लेगा, है ना। एक आप ध्यान रखना एडिशनली, हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट का एक्ट कब आया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही, है ना, हम बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद तो और इसके बाद दोस्तों ये पूछ लेगा इसके बारे में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये सब हो ही गया, आपने देख ही लिया। और इसके बाद जो मेरे भाई महत्वपूर्ण है वो लॉर्ड जिसका नाम है लॉर्ड लिटन। क्या नाम दोस्तों? लॉर्ड लिटन। ये लॉर्ड लिटन क्या करेगा इसके बारे में देखना पड़ेगा भाई, ये भी तो भाई बहुत सारे रिफॉर्म्स किया था। तो लॉर्ड लिटन मेरे भाई कुछ काम करता है और सबसे पहले, और इसने जो किया था बड़ा काम ये था, ये महारानी जो क्वीन विक्टोरिया है मेरे भाई, और उनको एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, ठीक है। उनको शाही उपाधि अधिनियम 1876 में मेरे भाई आया था, उनको सम्मान दिया गया था, है ना। तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी हिंद तमाम चीज़ें इनको उपाधि दी गई थी, है ना। और उसके टाइम पे जो मेरे भाई बड़ी बात है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लेके आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोले तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र नहीं लिखे जा सकते, उनको केवल अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई इनका भी बताते हैं कि भाई एक अमृत बाजार पत्रिका, एक मेरे भाई क्या था, मैगजीन था, न्यूज़पेपर था, अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। वो भारतीय लोगों ने रातों रात मेरे भाई बंगाल में क्या हुआ, छाप दिया था अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था कि हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति हिंदी में न्यूज़पेपर नहीं छापेगा, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर नहीं छापेगा। तो आपसे पूछेगा भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है, तो आप बताओगे समाचार लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, साथ ही साथ अब देख लो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है मेरा, है ना। तो भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध था, मतलब कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के क्या नहीं रख सकता मेरे भाई, कोई हथियार नहीं रख सकता। सीधा क्वेश्चन आता है आर्म्स एक्ट कब आया, तो आप बता दोगे 1878 में आया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बड़ी घटना होती है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, है ना। तो आंग्ल बोले तो अंग्रेजों और अफगान की जो लड़ाई होती है ना, इसमें रूस का एक प्रवेश है ना, वो तमाम बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या रोल था रूस का, वो क्या वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता था अफगानिस्तान के थ्रू, है ना। जैसे तुम्हारा ब्रिटिश जो अंग्रेज थे ना, वो इनसिक्योर्ड हो गए थे, ठीक है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पे अपन को नहीं करनी है, वो बातें अलग होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और IR की। तो ये 1878 के आसपास की बात हो रही है। और सिविल सेवा में प्रवेश किया, ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 19 कर दी, एज कम कर दी गई थी, है ना। इसके बाद दोस्तों जो आता है अगला बंदा, इसका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन भाई कुछ तो अच्छा करेगा, बढ़िया काम करेगा। रिपन की मतलब मेरे भाई अच्छी खासी रेपुटेशन भी भारत में, है ना, हिस्ट्री की बात करें तो। इसके जो मेन काम थे मेरे भाई, वो क्या क्या थे मेरे भाई, उसकी मेन काम थे, इसने वर्नाकुलर जो एक्ट है ना मेरे भाई, उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, है ना, अबॉलिश कर दिया। जो किसी द्वारा लाया था, लिटन द्वारा, मतलब इसने बोला भाई अब कोई भी इंडियन अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी लोकल भाषा में आराम से क्या कर सकता है, बोले तो अपना मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह छाप सकता है। और दोस्तों इसने भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन का फादर किसे बोलते हैं इंडिया में, तो आप बता दोगे लॉर्ड रिपन को यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है मेरे फैक्ट्री एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट कब आता है, फैक्ट्री एक्ट कब आता है, फैक्ट्री एक्ट आता है 1881 में, है ना। इल्बर्ट बिल मेरे भाई, इल्बर्ट बिल कब आता है 1883-84 में। इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के ऊपर मुकदमे में सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया, और जिसका यूरोपियन लोगों ने कड़ा विरोध किया। आपसे पूछेगा इल्बर्ट बिल है ना, इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, तो आप बताओगे जुडिशरी से है। किससे दोस्तों? जुडिशरी से। इसमें भारतीय लोग भी अंग्रेजों बोले तो यूरोपियन लोगों का कोई भी जजमेंट या केस लड़ सकते थे, इतना ध्यान रखना है। तो एक टर्म्स में याद रखना है, इल्बर्ट बिल का रिलेशन किससे है, जुडिशरी से है, ठीक है ना।
तो ये सारी बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे भाई इन्हीं के समय पे एक आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन मेरे भाई ये जांच करने आया था मेरे भाई हंटर आयोग 1882 में। कब आता है मेरे भाई? 1882 में। इसका काम क्या था? जो 1853 में मेरे भाई 54 में जो वुड डिस्पैच आया था, क्या आया था? वुड डिस्पैच, जिसमें हमें अंग्रेजी माध्यम में बात करने शिक्षा देने की बात कर रहे थे, वो कितना प्रभावी हुआ, कितना फायदेमंद हुआ, इन सबकी जांच करने के लिए दोस्तों क्या आया? हंटर आयोग आया। तो पूछेगा वो आपसे भाई हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो आप बता देना किससे है दोस्तों? एजुकेशन रिफॉर्म से है। किससे है? एजुकेशन रिफॉर्म से है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मेरे भाई ये कुछ और बातें हैं। इसमें से एक आदमी अपना ये लॉर्ड डफरिन है ना, इसे कैसे भूल सकते हो आप। और डफरिन के बारे में तो मेन मुद्दा यही है, इसने भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी है ना। तो इन्हीं के समय पर हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय पे। तो पूछेगा भाई कांग्रेस की स्थापना किन के समय पर हुई थी? तो आप बताना लॉर्ड डफरिन के समय पर हुई थी, जो 4-5 साल भारत में रहा था। और कांग्रेस का बनती है आपको पता है 1885 में, है ना। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात, बड़ी घटना यहाँ पर तीसरा बर्मा है ना, बर्मा युद्ध, बर्मा भारत में विलय हो गया ये, है ना। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था, मतलब अंग्रेजों ने बर्मा को भी इंडिया की टेरिटरी बना लिया था और पूरे रीजन को बोला इंडो बर्मा रीजन। क्या बोला दोस्तों? इंडो बर्मा रीजन, ठीक है ना। तो थोड़ा देखना पड़ेगा अपन को, बर्मा वाला ही क्वेश्चन आता है काफ़ी, है ना, कि टाइमिंग पूछ लेता है। 1885 में मर्ज कर लिया था किससे? भारत में बर्मा को, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा खतरनाक आदमी आता है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये आदमी कुछ अलग ही करता है, अलग ही मूड में रहता है। तो ये कुछ तोड़ फोड़ करता है बंगाल की, ठीक है। ये बड़ी घटना है हमारे इसके सामने। तो लॉर्ड कर्जन जो करता है मेरे भाई, एक बंगाल का विभाजन, है ना। तो डिवीजन ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल का विभाजन कब होता है आपको बताएं? 1905 में। 1905 में। और उन्होंने क्या हवाला दे दिया मेरे भाई, क्या मतलब बोले तो झूठ बोल के कि हमें प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लेकिन दोस्तों इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि भारत बंगाल में जो राष्ट्रवाद था ना दोस्तों, उसको ब्रेक करना। कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हो रही थी कि भारत में एक राष्ट्रवाद पनप रहा है, और वो राष्ट्रवाद पनपेगा तो अंग्रेजों को दिक्कत होगी, और उनको दिक्कत होगी तो भाई तो कैसे ही अपनी कंपनी को यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई उन्होंने प्रशासनिक आरोप लगा के, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर को आरोप लगाते हुए उन्होंने बंगाल को ब्रेक कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो ये सब अपन को ध्यान रखना है। और उसका वो डरे हुए क्यों थे कि भारत में वहाँ पर क्या हो रहा था, बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, ठीक है ना। और ये मेरे भाई इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना इसकी, इसमें भारत में स्मारक संरक्षण अधिनियम, है ना मेरे भाई, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूछेगा भाई पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी? आप बता देना भाई। लॉर्ड कर्जन ने करी थी। कब करी थी? 1904 में करी थी, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना, ये ध्यान रखना है। पुलिस आयोग, है ना, तो ये पुलिस आयोग, पुलिस कमीशन मेरे भाई। और ये यूनिवर्सिटी कमीशन, भाई साहब बहुत ध्यान रखना, ये है यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का जो रोल है ना मेरे भाई, वो सबको इसी को जाता है, लॉर्ड कर्जन को। इसने भारत में एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में काफ़ी रोल प्ले किया था, ठीक है ना। तो पुलिस आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में लेके आता है, और भारत में यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी इन्होंने रिफॉर्म्स करी थी, ठीक है ना। और उसका कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899 की बात कर रहा है, ये लेके आते हैं। तिब्बत अभियान मेरे भाई इसने चलवाया था 1904 में। तो ठीक है, छोटी छोटी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो यही काफ़ी है, बंगाल का विभाजन वगैरह सारी बातें। आगे बात करें मेरे भाई, है ना, तो एक हमारे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो, है ना। और हालांकि इनके आगे द्वितीय लगा हुआ है, वो अलग बात है, इनको लॉर्ड मिंटो ही बोलते हैं, ठीक है। तो 1905 से लेकर 1910 तक भारत में रहते हैं और यहाँ पे एज ए वॉइस रॉय वर्क करते हैं। तो इनको इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, उनमें से आपको पता है एक मेन मुद्दा है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना। ये बोले तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स अधिनियम 1909। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका अपन और क्या नाम बोल सकते हैं दोस्तों? इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? है ना, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें एक बात ये थी कि भारत में आपको पता है नेशनलिज्म तो डेवलप कर ही रहा था, राष्ट्रवाद डेवलप कर रहा था, तो इनको तकलीफ हो रही थी मेरे भाई। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए इन्होंने एक गेम खेला कि भाई कैसे भी करके एक कम्युनल लेवल पे, है ना, वो ब्रेक कर दिया जाए भारत को, किसी जाति और धर्म के आधार पर ब्रेक कर दिया जाए। तो इन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया मेरे भाई, और उन्होंने मुस्लिम को कम्युनिटी को अलग से निर्वाचन, है ना, अलग से सेपरेट इलेक्टोरल, क्या दोस्तों? सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन की बात करी। और यहाँ पे जो मेरे भाई मुस्लिम लीग वो इनकी तरफ चली गई और कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई ये सब यहाँ से बहुत बड़ी बात है कि भाई फूट डालो शासन करूँगा, ये एग्जाम्पल है ना वो दोस्तों यही है कि डिवाइड एंड रूल्स, है ना। तो ये डिवाइड एंड रूल एक्चुअल में तुम्हें रियल में यहीं पर दिखाई देता है कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल कर लिया, और कांग्रेस और मेरे भाई मुस्लिम लीग को अलग कर दिया। इधर भाई मेरे भाई ये मुस्लिम लोगों को एक लालच देके सेपरेट इलेक्टोरल का, और इनको ब्रेक कर दिया भारत से, जिससे हमारा जो नेशनलिज्म है मेरे भाई वो कमजोर पड़ गया, वीक पड़ गया। और जब राष्ट्रवाद कमजोर पड़ेगा तो समस्या तो खड़ी होनी है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देख पा रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों ये यहाँ रखना पड़ेगा, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बोले तो मोरले कौन है दोस्तों? यहाँ पे वॉइस रॉय, ठीक है ना। मिंटो कौन है मेरे भाई? यहाँ पे बोले तो ये तुम्हारे सेक्रेटरी है। मोरले कौन है दोस्तों? यहाँ पे सेक्रेटरी, सचिव। और आपसे पूछेगा भाई मिंटो कौन है दोस्तों? तो वॉइस रॉय। क्या बता दो? मिंटो कौन है? वॉइस रॉय है। और मोरले कौन है दोस्तों? सेक्रेटरी, सचिव है, ठीक है ना। तो दो व्यक्तियों ने ये सारा पूरा प्लान ड्राफ्ट किया था कैसे करना है। तो ये दो लोग कौन थे? एक का नाम मोरले था, एक का नाम मिंटो था। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? याद रख लेना मेरे भाई, 1906 में होती है, ठीक है ना। आगा खान के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी घटना होती है, सूरत अधिवेशन। यहाँ पे आपको पता है कांग्रेस दो भागों में ब्रेक हो जाती है, एक्सट्रीम और मॉडरेट, ठीक है ना, है ना। नरम दल और गरम दल, आपको पता है ये नरम दल गरम दल, ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाते हैं। और लॉर्ड इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे जो बड़ी बात है ना,
इसके बाद सीधा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी घटनाएं होती हैं स्वदेशी आंदोलन की, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन वगैरह चलता रहता है, तो ये सब चीज़ें मतलब चल रही होती हैं। तो उसके बाद जो अगला जो आता है वायसरॉय मेरे भाई, उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है ना। तो उसका नाम है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है ना। और ये क्या करता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, तो उसके बारे में देख लो मेरे भाई, है ना। इसके समय पर मेरे भाई बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, और 1905 के बाद मेरे भाई सीधा यहाँ पे ये रद्द हो जाता है ना, डिक्लेयर हो जाता है कि बंगाल का विभाजन अब नहीं होगा, उसे मर्ज कर दिया फिर से। बड़ी बात मेरे भाई 1911 में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेगा कि भाई दिल्ली की जो कैपिटल है कोलकाता से कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी, कब करी मेरे भाई बता दो जरा। तो किन के टाइम पे करी, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे करी। और जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी दिल्ली में आते हैं मेरे भाई 1911 में, ठीक है, याद रखना पड़ेगा इनका यहाँ पे मेरे भाई दिल्ली दरबार वगैरह। और प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है इनके टाइम पे होता है 1914 में, तो ये बात तो आपको पता ही होगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है मदन मोहन मालवीय द्वारा इनके टाइम पे, तो ठीक है, इतना याद रख लेना, बेसिक बातें। यहाँ इनके टाइम पे मेरे भाई गांधी जी भी आते हैं भारत में, तो ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट पता हूँ और कोई खास नहीं था। इनकी खास के बारे में बात करें तो इनमें कैपिटल ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें इनके बारे में पूछी जाती हैं। भाई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल वगैरह दरबार लगा दिया, ये सब ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बात करें अपन लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना, क्या नाम है इनका, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 तक यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। और इनके समय पर मेरे भाई एक बड़ा रिफॉर्म्स हुआ था, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। क्या नाम है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। और इसका और क्या नाम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे मेरे भाई इंडिया में, यहाँ पे मेरे भाई जो बड़ा रिफॉर्म्स होता है वो पूछेगा, प्रांतों में डायरकी, डाई वाला दो, द्वैत शासन, मतलब बोले तो भारत में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ, ऐसे पूछेगा मेरे, भारत में प्रांतों में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ। अब बताओ 1919 में कौन सा अधिनियम था दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, जो मॉन्टेग्यू है मेरे भाई, ये कौन है, ये सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी सचिव है। चैम्सफोर्ड कौन है दोस्तों, वायसरॉय है, कौन है, वायसरॉय, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। इनके समय पर और क्या होता है मेरे भाई, रॉलेट एक्ट, आपको बताया है ना, काला कानून। रॉलेट एक्ट कब आता है, 1919 में आता है, तो अपन को ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड याद रखने पड़ेंगे। जलियांवाला हत्याकांड आपको पता ही है मेरे भाई 1919 में होता है, इनके समय पर होता है। एनसीएम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 2 साल तक चलता है, गांधी जी चलाते हैं ना। असहयोग आंदोलन वो भी इनके समय पर होता है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता आपको पता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। नरम दल गरम दल सब मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, नरम दल गरम दल, है ना, ये सब चीज़ें इनके टाइम पे होती है। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब होता है, 1915 में होता है, सब जानते हो आप, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी घटनाएं होती है मेरे भाई यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट वगैरह और जलियांवाला हत्याकांड ये और असहयोग आंदोलन वगैरह, ठीक है ना, ये काफ़ी पूछ लेगा यहाँ पे आपको। तो ये छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स हैं भाई, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो भाई लॉर्ड रीडिंग, ये ठीक है, ये इससे 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं लॉर्ड रीडिंग से, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग की बात करें 1921 से लेकर 26 तक रहता है, ये बड़ी घटना घटती है ना, चोरी घटना और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मेरे भाई, और चोरी की जो घटना होती है ना, चोरी घटना होती है ना मेरे भाई, वो इन्हीं के समय पर होती है। वो होती कब है, 1922 में। ये फैक्ट याद रखना। स्वराज पार्टी का गठन आपको पता है CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। स्वराज पार्टी है ना, बनती है 1923 में इनके समय पर। मोपला विद्रोह आपको पता है केरल में होता है, कहाँ पर होता है, केरल में, तो ये 1921 में होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और उसके बाद दोस्तों मेरे भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी टाइम पे होती है। तो ये कुछ ठीक है, बेसिक बातें पता होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और इसमें जो मेन फैक्ट्स हैं वो पता हो 1-2, ताकि ऑब्जर्वेशन रहे आपको। उसके बाद दोस्तों ये वाली बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉर्ड इरविन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है लॉर्ड इरविन से। और साइमन और लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसमें भाई साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, इसके पीछे तो आपको वजह पता ही होगी कि भाई वो 1919 से जो एक्ट था उसको जांच करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन, उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए भाई वो कितना किफ़ायती हुआ या नहीं हुआ, उससे कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो वो 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन आता है। लेकिन मेरे भाई इसका विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो साइमन कमीशन में जो मेंबर थे वो कैसे थे, अंग्रेज थे। इसके लिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और नारे लगाए, 7 गो बैक, 7 वापस जाओ, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोस्तों, यहाँ पे ये साइमन की बात कर ली अपने। और नेहरू रिपोर्ट आपको पता है, मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट, सीधा क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट किसने पब्लिश करी और किसने सबमिट करी, तैयार करी और ड्राफ्टिंग करी। और या फिर मेरे भाई पूछेगा कब करी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। लाहौर सेशन में मेरे 1929 में, लाहौर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपन करते क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये बात किनके टाइम की हो रही है, लॉर्ड इरविन के टाइम की हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद दांडी मार्च मेरे भाई, कौन बोल सकता है इसको, है ना, 1930 में। CDM भाई, CDM याद रखो, सिविल डिसोबीडियंट। CDM किनके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत हो जाती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, भाई यहाँ से पूछ लेगा भाई गांधी इरविन पैक्ट कब होता है। ये ऑर्डर भी याद रखना, क्रोनोलॉजी मेरे भाई ऐसे टाइम के साथ, है ना। पहले ये घटना, ये ऐसे क्रोनोलॉजी रखनी दिमाग में, एक सेंटर बना के चलना है भाई, है ना, कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट, ये याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई ये हो गया दोनों, CDM का याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता है, पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। और भाई ये ठीक है, वेलिंगटन कौन,
देखिएगा इसको 1931 की बात करें 36 तक, तो ये 4-5 साल भारत में रहता है और कुछ काम धंधे करके चला जाता है। जैसे कि मेरे भाई द्वितीय और तृतीय गोल्ड मेडल सम्मेलन के टाइम पे होता है 31-32 में। इरविन के टाइम पे मेरे भाई केवल पहला वाला होता है ना, ध्यान रखना है। इसके टाइम पे 31-32 2 और 3 हो जाते हैं। कम्युनल अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्या कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड कौन लेके आए मेरे भाई, रैमसे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, याद रखना पड़ेगा। ब्रिटिश के पीएम, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा। रैमसे मैकडोनल्ड है ना, जो पीएम है, कहाँ के, ब्रिटिश के पीएम है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे भाई कम्युनल अवार्ड में होता क्या आपको पता है, यहाँ पे डिप्रेस क्लास बोले तो दलित लोगों को क्या चुनाव इलेक्शन में क्या मिलता है, दर्जा मिलता है और कुछ आरक्षण मिलता है सीट का, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा भाई कम्युनल अवार्ड का रिलेशन किससे है, तो बताओगे दलित, डिप्रेस क्लास किससे है मेरे भाई, दलित लोगों से है ना। और पूना फैक्ट अपन को पता है गांधी जी और इनके बीच में हुआ था, 1932 में हुआ था, ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, है ना। उसके बाद मेरे भाई बड़ी बात क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, है ना। ये हमारे लिए एक अलग ही तोहफा था, ठीक है, इसके थ्रू तो हम यहाँ तक आ पाए। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किन के समय पर हुआ था आप बता दोगे, लॉर्ड वेलिंगटन। कौन है मेरे भाई, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है ना। उसके बाद बात करें लॉर्ड लिलिथ को मेरे भाई, है ना, ये 1936 से लेकर 44 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर किन के टाइम पे हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर भाई बता दो, तो लॉर्ड लिलिथ को के टाइम पे हुआ। कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, आपको पता ही है ना, क्योंकि इन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में मेरे भाई इंडिया को जबरदस्ती डाल दिया था वर्ल्ड वॉर में, है ना, और इंडिया को बिना पूछे भारतीय लोगों को। तो फिर कांग्रेस ने अपनी सारी गवर्नमेंट थी उससे क्या रिजाइन दे दिया, है ना। अब कांग्रेस के साथ काम नहीं करेगी, रिजाइन दे देगी। तो इस सब से नाराज होकर नेहरू जी वहाँ से रिजाइन दे देते हैं और सब छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई अगस्त, इसके रेस्पेक्ट में मेरे भाई इसके बदले में वो लेके अंग्रेज लेके आते हैं अगस्त ऑफर। क्या लेके आते हैं दोस्तों, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 1940 में आता है, ठीक है ना। कब आता है, 1940 में आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसने दिया था अगस्त ऑफर मेरे भाई, तो अंग्रेजों ने दिया था भारतीय लोगों को कि भाई हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं तो हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, जैसे ही हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे हम तुम्हें भाई तुम्हारी संविधान सभा की बात करेंगे और तुम्हें लिबर्टी और फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन मेरे भाई 1942, याद रखना पड़ेगा, क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942। और उसके बाद मेरे भाई बड़ी घटना कौन सी होती है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना मेरे भाई। और इसके बाद ठीक है क्विट इंडिया मूवमेंट आता रहता है, आपको बताइए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मेरे भाई कब आता है, 1942 में आता है, थोड़ा देख लेना इस पर। बंगाल में अकाल पड़ जाता है 1943 में। फिर आते हैं बेबिल, है ना, लॉर्ड बेबिल, बेबिल प्लान भी आता है, बेबिल प्लान पूछेगा भाई। और बेबिल प्लान और शिमला सम्मेलन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, है ना। डायरेक्ट एक्शन डे कौन मनाता है, मुस्लिम लीग मेरे भाई, किसके खिलाफ मेरे भाई, बोले तो कांग्रेस के खिलाफ। और क्लीवेट एटली यहाँ पे मेरे भाई होते हैं, वो भारत में वो जीत जाते हैं चुनाव, तो उसके बाद 1947 में एक बिल पास करते हैं और बोलते हैं हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं। ऐसे फाइनली मेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। कौन आते हैं मेरे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। इसके अंतिम वायसराय और स्वतंत्र रूप से ये भारत के पहले अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने मेरे भाई याद रख लेना, ठीक है ना, छोटी सी बात है। और उसके बाद मेरे भाई कुछ महत्वपूर्ण काम है। माउंटबेटन प्लान आया जिससे इंडिया पाकिस्तान बना, आपको पता है डिवीजन हुआ भारत का, इंडिया पाकिस्तान। ये एक्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1947, ये पेपर में बहुत बार आता है, भारत सरकार अधिनियम 1947 एक्ट आया था। इंडिया पाकिस्तान अलग अलग बन गए मेरे भाई। उसके बाद भारत की बात करें तो अंतिम रूप से जो भारत के अंतिम पहले और अंतिम मेरे भाई भारतीय गवर्नर जो इंडिया के ही थे, इनका नाम क्या था मेरे भाई, आप बता दोगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। इनके टाइम पे कुछ काम होते हैं, ठीक है। और इसके टाइम पे मेरे भारत का पहले गवर्नर जनरल बन गए और उसके बाद 26 को गणतंत्र बन गया, हम रिपब्लिक बन गए। फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको मेरे भाई, है ना, और सब पद समाप्त कर दिया और उसके बाद हम भारत एक सॉवरेन कंट्री बन गए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। आगे में दोस्तों और भी अलग अलग, जैसे कि पॉलिटिकल की बारे में बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग डायमेंशन की मॉडर्न हिस्ट्री के 4-5 वीडियो बना दूंगा, जिसके थ्रू आप एक शॉर्ट में और तेज़ी से रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो वीडियो कैसा लगा ये बात तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।